हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों के लिए हम लोग एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिक्स की महा मैराथन क्लास के अंदर जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इसकी क्लास को करेंगे। और आज हम लोग स्टैटिक्स का बहुत बेसिक वर्जन तैयार करेंगे और यहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स की परिभाषा क्या है। यहाँ से आपके सब क्वेश्चन तैयार हो गए। तो सबसे पहले हमारा स्टैटिक्स क्या है, तो स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो स्टैटिक्स शब्द इटालियन भाषा स्टैटिस्टा से निकला हुआ है, जिसका स्टेट्समैन का शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य कार्य में कुशल होना। किसमें? राज्य कार्य में कुशल होना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। किंतु व्यवहारिक अर्थ में यह दो प्रकार से प्रयोग होता है। पहला अर्थ स्टैटिक्स विषय से होता है और दूसरा स्टैटिकल डाटा से होता है। पहला स्टैटिक्स विषय से होता है, दूसरा स्टैटिक्स डाटा से होता है। क्या? तो दूसरा स्टैटिक्स डाटा से होता है। फादर ऑफ स्टैटिक्स, आप लोग बताओ फादर ऑफ स्टैटिक्स को किसे कहता है? तो गॉटफ्रीड एचेनवेल को फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ स्टैटिक्स के कौन है? गॉटफ्रीड एचेनवेल। आगे चलकर प्रोफेसर कार्ल पर्सन और फिशर को इस विषय की बहुत देन ही रखी। आगे, सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? स्टैटिक्स का शब्द का प्रयोग दो वचन प्रकार से होता है। पहला एक वचन के रूप में होता है और दूसरा बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होता है। बहुवचन के रूप में इसका अर्थ होता है समांक, आंकड़े या डाटा से होता है, और एक वचन के रूप में इसका सांख्यिकी विषय से होता है। कोई पूछे आपसे कि बहुवचन के रूप में इसका अर्थ क्या होता है? समांक, आंकड़े और डाटा से होता है, और एक वचन के रूप में इसका अर्थ क्या होता है? सांख्यिकी विषय से होता है। किसका होता है? सांख्यिकी विषय से होता है। ठीक, आगे चलते हम लोग। डाटा किसे कहते हैं? किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित संख्यात्मक राशि को डाटा कहते हैं। क्या हमने बोला? किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित संख्यात्मक राशि डाटा कहलाती है। ठीक, अगला हमारा है आंकड़े की विशेषता। संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए, समूह के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए, रखे इनके संकलन का उद्देश्य पूर्व निश्चित होना चाहिए, और दो से अधिक कारण प्रभावित होते हैं, उनके कारणों से प्रभावित होता है। जे उचित परिशुद्धता में संकलित हो, जैसे डाटा के संकलन में परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। तुलनात्मक होनी चाहिए। तुलनात्मक मतलब दो वस्तुओं की आपस में हम लोग क्या कर सकें? तुलना करें। सजाती होने चाहिए, इनकी तुलना की जा सके। 10 वर्ष तक से समांक नहीं होने चाहिए, जिससे कि हम लोग ये तुलनात्मक होने चाहिए, मतलब समांक सजाती होने चाहिए जिनकी तुलना की जा सके। जैसे 10 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष समांक नहीं होते हैं। व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित होने चाहिए, मतलब ढंग से इकट्ठा किए गए तथ्यों को समांक होते हैं। इनकी गणना अनुमान द्वारा संकलित किया जा सकता है। इसके डाटा को एकत्र करने में या तो गणना की रीति अपनाया जा सके। ठीक, अब आता हमारे डिफिनीशन ऑफ स्टैटिक्स क्या है तरह के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। लोबेट के अनुसार क्या था? सांख्यिकी स्टैटिक्स आंकिक तथ्यों में संकलन, वर्गीकरण, सरणीकरण से में संबंध रखती है, जो घटना का एनालाइज करने का क्या होता है? कर होता है। अब आता हम लोग एम ऑफ स्टैटिक्स। क्या हमने बोला? स्टैटिक्स के उद्देश्य किसे कहते हैं? नंबर 1 है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, समष्टि का अध्ययन। उसमें नंबर आता है समष्टि। समष्टि क्या होता है? एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह को, मतलब जैसे बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के या बीएससी एग्रीकल्चर एक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उन्हीं के एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेट, मतलब समष्टि कहते हैं। जैसे पुरुष हो सकती है, स्त्री हो सकते हैं, पुस्तक हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, मतलब एक ही वैरायटी के होने चाहिए। अगला है हमारा सैंपल। समष्टि से विशेष विधि द्वारा चुनी गई, मतलब उनमें से कुछ अच्छे बच्चों को चुनना ही क्या कहलाता? सैंपल कहलाता है। हमने बोला समष्टि से विशेष विधि द्वारा चुनी हुई इकाइयाँ प्रतिदर्श कहलाती हैं। फिर अगला, किसी खेत की सफल पौधे, गेहूं के पौधे की समष्टि, उन्हीं में से 10 से 12 पौधों का सैंपल करते हैं। विक्षेपण तथा उसके कारणों का अध्ययन। विचरण प्रकृति का नियम है। सांख्यिकी का दूसरा नियम
सांख्यिकी का दूसरा उद्देश्य समष्टि की इकाइयों में विद्यमान विचरण का तथा उसके कारणों का अध्ययन करना है। अगला है समष्टि के संक्षिप्तीकरण, मतलब एक उद्देश्य से व्यवस्थित रूप में रखे समांकों का शीघ्र ह्रास के रूप में बदलने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है स्टैटिकल मेथड विधियाँ किसे, ये वे विधियाँ जिनके द्वारा अनेक कारणों से प्रभावित समांकों का आकलन करके उनका इस प्रकार विश्लेषण किया जाता है कि उन समांकों को आसानी से समझा जा सके तो ज़रूरत पर उनकी तुलना की जा सके और उसका कोई यदि संभव हो तो उसको निकाला जा सके। समांकों के आकलन का कलेक्शन ऑफ डाटा, इसका अभिप्राय किसी अनुसंधान से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना है। और क्लासिफिकेशन, एकत्रित आंकड़ों को उनके तुलना योग्य बनाने के लिए विभिन्न वर्गों में बांटना। सरलीकरण क्या होता है, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करने के लिए सारणी का प्रयोग किया जाता है, उसे सरलीकरण कहते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, वैसे तो सरलीकरण भी प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है, परंतु डाटा को डायग्राम और ग्राफ के द्वारा आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करने की क्रिया को प्रस्तुतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रस्तुतिकरण कहते हैं। निर्वाचन, विश्लेषण द्वारा प्राप्त मापों के लिए निर्णय लेना निर्वाचन कहलाता है। कृषि की दृष्टि से क्षेत्र होता है, किसी भी फसल की प्रजातियों को विभिन्न ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और वेडसाइड्स आदि विभिन्न फसलों के प्रभावों को ज्ञात करने के लिए विस्तार से विभिन्न स्तरों के लेबर की तुलना करना होता है। रखे वर्तमान अनुमान भविष्य का पूर्वानुमान। नंबर है 9, जटिल और सरल को बनाने के लिए किया जाता है, जटिल को सरल बनाने के लिए किया जाता है। औषधि साइकोलॉजी के क्षेत्र में सांख्यिकी विषय की उपयोगिता है। मेडिसिन के क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। अगला आ जाता है हमारा साधारण व्यक्तियों के लिए सांख्यिकी का महत्व क्या क्या है। तो नंबर 1, साधारण व्यक्तियों के लिए सांख्यिकी का महत्व क्या क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके द्वारा साधारण व्यक्तियों को तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त होती है। इसके द्वारा जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक आयाम का विस्तार होता है, अलग अलग रूप में विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के सांख्यिकी विधियों का बहुत ही अधिक प्रयोगी होता है। अगला है सांख्यिकी का महत्व और उपयोगिता, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1 क्या, शासन के लिए उपयोगिता होती है। क्या, शासन के लिए उपयोगिता होती है। शासन की जटिल समस्याओं का समाधान का अधिक महत्व है और वेतन, महंगाई भत्ता निर्धारण, मूल्य नियंत्रण, जनसंख्या, जन्म, मृत्यु, आयात निर्यात इत्यादि होते हैं। अगला नियोजन के क्षेत्र में, नियोजन का क्षेत्र किसी भी देश का योजनाबद्ध विकास प्राय आंकड़ों पर आधारित होता है। अगला वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में होता है। बड़ी वस्तुओं की पूर्ति और मांग का पूर्वानुमान लगाने का क्रय विक्रय नीति निर्धारण करने का गुण नियंत्रण, क्वालिटी आदि में सांख्यिकी की सहायता ली जा सकती है। अनुसंधान के क्षेत्र में मतलब आनुवंशिक, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर तथा अन्य वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य विषयों से संबंधित अनुसंधानों में सांख्यिकी का बहुत अधिक उपयोग होता है। सामाजिक और आर्थिक घटनाओं में परिवार नियोजन, बेरोजगारी, बीमारी तथा अपराध जैसी घटनाओं के अध्ययन में भी सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यकता होता है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में छात्रों की रुचि, उनकी योग्यता और प्रगति आदि का विश्लेषण करना होता है। अगला आता है सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ सांख्यिकी। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों को ही अध्ययन होता है और सुंदरता, पवित्रता, बुद्धिमान। सांख्यिकी केवल समूहों का अध्ययन करता है। सांख्यिकी केवल सजातीय तथ्यों का ही अध्ययन करता है, जैसे ऊंचाई डाटा। सांख्यिकी का नियम औसत रूप से सत्य होता है। सांख्यिकी केवल साधन प्राप्त करती है, समाधान नहीं। संदर्भ रहित सांख्यिकी परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। अगला आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो इसका क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कलेक्शन ऑफ डाटा, कार्य आरंभ करने से पहले कुछ आवश्यक बातें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। नंबर ऑब्जेक्टिव ऑफ ठीक, अन्वेषण, मतलब अन्वेषण का उद्देश्य क्या है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक,
सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे अन्वेषण का उद्देश्य क्या, अर्थात इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहिए, मतलब सूचना पसंद है। और यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, मतलब सूचना क्या है, पूरी तरह से जांच पड़ताल करना उचित ढंग से। उदाहरण, यदि हम किसानों की आय व्यय संबंधी आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वह इन्वेस्टिगेशन की यूनिट किसान होती है। मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है, इससे यह भी पता कर लेना चाहिए कि आंकड़े किस विधि से के द्वारा एकत्रित किया जाए। मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी, यह भी पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि माप की इकाइयों में कितनी परिशुद्धता रखनी। उदाहरण जैसे आय की पूरे रुपयों में लेना और पैसों के लिए अर्थात होता है। अनुसूचियों का नंबर, यदि आवश्यक हो तो अनुसूचियां भी ठीक प्रकार से बनाकर तैयार कर लेनी चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा कैसे कहते हैं, यह वह सामग्री है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग के लिए पहली बार इकट्ठा करता है, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। हमने क्या बोला, यह वह सामग्री है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग के लिए पहली बार डाटा इकट्ठा करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल कहते हैं या मौलिक सामग्री होते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन जो का त्यों रखा रहता है। नंबर 2 हमारा है सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं, वह सामग्री जिसमें पहले किसी भी काम के लिए संकलित किया गया है और बाद में कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपने काम में लाता है तो उन्हें स्वयं संकलित नहीं करता, तो यह आंकड़े मौलिक नहीं होते और प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अगला क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूबुलेशन, चैप्टर नंबर 2 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तरह के 3। ठीक, मतलब आज हम लोग क्या स्टैटिक्स की महामैराथन क्लास में ज्वाइन होंगे और जिस भी स्टूडेंट को एक क्लास की PDF चाहिए तो मात्र पूरी मैथ की 103 पेज की, 1-2 पेज की नहीं, अगर आप लोग इसकी कॉपी भी बनाओगे तो कम से कम 50 रुपये की कॉपी लगेगी। मतलब 103 पेज की ये नोट्स की PDF है। तो जिस भी बच्चे को चाहिए मात्र 19 रुपये पे करना पड़ेगा गूगल पे। ये फ़ी चार्ज कुछ नहीं है, बस जितना कंटेंट है लिखा जाता है और कॉपी का, ठीक, तो उसी का कुछ आपकी समझ लो इन्वेस्ट करना है। तो 19 रुपये जो भी बच्चा पे करेगा उसको ये 19 रुपये में ये पूरी PDF का नोट्स मिलेगा उसके बाकायदा, और बहुत अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं हैंड राइटिंग मिलेगा। 103 पेज अगर आप लिखोगे या प्रिंट कराओगे कितना खर्चा आएगा, तो समझ लो पूरी बुक आपको, अगर आप एक बुक भी खरीदोगे, अगर आप एक बुक भी खरीदोगे तो वो भी बुक आपको 200 से 250 रुपये मिलेंगे, लेकिन उस पूरी बुक का निचोड़ आपको 19 रुपये मिल रहा है। और इसमें 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरी 5 साल की प्रीवियस ईयर थ्योरी डिस्कस की गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस PDF को परचेस करें और अपनी तैयारी को टॉपर नंबरों में सूची में दर्ज कराएं। जो भी बच्चा इस PDF से पढ़ेगा तो उसके 50 में से 48-47 नंबर आएंगे। तो आगे चलते हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित रूप में मूल समांकों के पदों को, क्या बोला, वर्गीकरण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा अव्यवस्थित रूप में रखे मूल समांकों के पदों को किसी चर प्राकृत की सदस्यता के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटना। क्लियर, हमने बोला कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित रूप में रखे मूल डाटा को पदों किसी चर प्राकृत या लक्षण की सादृश्यता के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। अगला हमारा एम ऑफ क्लासिफिकेशन, इजी ऑफ अंडरस्टैंड, समझने में सुविधा। वर्गीकरण की सहायता से प्राप्त समांकों का भाव कम परिश्रम से मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। अगला समानता और असमानता का ज्ञान क्या होता है। इससे पदों की समानता और असमानताओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इजी ऑफ कंपेयर, तुलना में सहायक, इसके समांकों की तुलना करने और निष्कर्ष निकालने में सहायता प्राप्त होती है। अगला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना होती है। समरिस्टेशन मतलब संक्षिप्तीकरण और सरडियन में सहायता होती है। अब आता हम लोग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार का होता है। तो वैसे तो डाटा का वर्गीकरण बहुत प्रकार से होता है, लेकिन कुछ निम्नलिखित है। नंबर बनाता है जियोग्राफिकल वर्गीकरण। जियोग्राफिकल वर्गीकरण, इसमें वर्गीकरण भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। किसके, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। अगला क्रोनोलॉजिकल वर्गीकरण किसे कहते हैं, क्या, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कालानुक्रमण।
इसमें डाटा का वर्गीकरण उनमें केवल काल या समय के अनुसार होता है। इसमें डाटा का वर्गीकरण केवल काल और समय के अनुसार होता है। जैसे भारत में गेहूं की उपज विभिन्न वर्षों के अनुसार वर्गीकृत की जा सकती है। इसमें क्लानक्रमण क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? इसमें डाटा का वर्गीकरण होता है उनमें काल या समय के अनुसार। उसमें काल या समय के अनुसार भारत में गेहूं की उपज भिन्न भिन्न वर्षों के अनुसार तीव्रता से वर्गीकृत की जाती है। अगला क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, गुणों के अनुसार वर्गीकरण। तो नंबर होता है जनसंख्या में पुरुष और स्त्री, शिक्षित अशिक्षित और शिक्षित अशिक्षित होता है पुरुष। मात्रात्मक और वर्ग अंतरालों के अनुसार। तो इसमें क्लास इंटरवल अपर लिमिट होता है, ये लोअर है। मध्यमान को मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद आता है हमारा क्लास इंटरवल कहते हैं। कैसे किसी वर्ग अंतराल का मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपर लिमिट मतलब यहाँ पे अपर लिमिट मान लो 10 है और लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है? मतलब किसी का भी हमें अगर क्लास इंटरवल निकालना है तो कैसे, इसकी मान लो 10 है और इसकी 6 है, तो क्या 10 - 6 अपान 10 - 6 अपान 2, तो 10 में 6 गए 4, इतना कितना होगा 2 हो जाएगा रखे, तो बराबर कितना 4/2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक 2। तो इस तरीके से अपर लिमिट निकाल सकते हो। ठीक, आता हमारा ट्यूबुलेशन सर्डियन कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो एक क्वेश्चन आपके पेपर में छाया हुआ रखा है। तो सर्डियन वह रीत है जिसमें संख्यात्मक सामग्री को लाइन और स्तंभों में सर्डियन वह रीत है जिसमें संख्यात्मक सामग्री को लाइन और स्तंभों में रखकर सरलतापूर्वक समझने योग्य बनाया जाए। इससे समस्या का स्पष्टीकरण शीघ्र और सरल हो सक जाता है। ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य, सर्डियन के द्वारा व्यवस्थित आंकड़े सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसके द्वारा अवर्गीकृत आंकड़े भी क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। सर्डियन के लाभ क्या है? प्रॉफिट ऑफ सर्डियन, इस क्रिया में जटिल आंकड़ों को सरल रूप से प्रदर्शित, क्या बोला? इस क्रिया में जटिल आंकड़ों को सरल आंकड़ों में प्रदर्शित किए जाने के कारण इसकी गणना करना तथा विश्लेषण करने में सुविधा होती है। सर्डियन में विस्तृत आंकड़े संक्षिप्त रूप से कम स्थान में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, अतः इस प्रक्रिया में सूचना प्राप्त करने में समय तथा स्थान की बचत होती है। इसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाता है क्योंकि तुलनात्मक आंकड़े पास हो जाते हैं। सर्डियन के पश्चात डाटा इस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि उन्हें संख्यात्मक विश्लेषण में सुविधा प्रयोग होती है। अगला सरणी के भाग, सरणी के भाग वह पर्याय सरणी के ऊपर बीच में लिखा जाता है उसे शीर्षक होता है, स्तंभ होता है, कैप्टन हैचिंग फक्त होता है। 36 पंक्तियों में रखे डाटा को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पंक्ति में बाई और सूक्ष्म स्पष्ट भाषा के संकेत लिखे जाते हैं। सारणी के मुख्य भाग बॉडी द टेबल होता है, फुल नोट होता है, सांख्यिक स्रोत, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको रहा है। अब इम्पॉर्टेंट आ गया हमारा वर्गीकरण और सर्डियन किसे कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन वर्गीकरण एंड सर्डियन, तो वर्गीकरण आंकड़ों को वर्गों तथा उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। इसमें शीर्षकों और उप शीर्षकों में विभाजित किया है। इसके द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों को केवल प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन होता है। इसमें सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है जबकि सर्डियन आंकड़ों का प्रेजेंटेशन की विधि है। अब आता है खंडित बारंबारता, डिस्क्रिप्टिव बारंबारता कैसे कहते हैं। नीचे दी गई सामग्री को मतलब होती है रख के, तो जैसे प्राप्त 28, 30, 32 मतलब एक सीरीज के रूप में एक्स और एफ दिया होता, उससे क्या कहते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद है अपवर्जी विधि और समावेशी विधि। अपवर्जी एक्सक्लूसिव और समावेशी इंक्लूसिव, इन मतलब अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। यहाँ पे आपको समझना होगा रख के, डायग्राम देखिए बना है, डायग्राम बना। इस विधि में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होगा। क्या बोला? इस विधि में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के क्या होगी? बराबर होगी। एग्जाम्पल के जरिए से समझो आपको बहुत, जैसे हमारे पास कोई एक टेबल है, यहाँ पे लिखा 0 से 4 और यहाँ पे 4 से 8 होगा, यहाँ से 8 से 12 होगा, यहाँ पे 12 से क्या होगा? 16 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मतलब इनका डिफरेंस क्या होगा? समान होगा। तो इसमें एक्सक्लूसिव अपवर्जी विधि में आई कैसे निकालते? तो आई बराबर लिखोगे आप लोग L2 - L1, तो किसी के लिए 8
-4 बराबर 4। ये तो किसकी होगी, अपवर्जी विधि की निकालें। आर यू गेटिंग माइंड, क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये तो जैसे 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 इसे कहते हैं। अब आता है समावेशी को कहते हैं हम लोग अंतर्वेशी विधि या इंक्लूसिव मेथड। आप इस रीत में प्रत्येक वर्गीकरण की निम्न सीमा भिन्न होती है। मतलब समझो कि अगले सीमा की एक ज़्यादा होगी, मतलब दोनों बराबर। जैसे समझो एक हमारे पास एक टेबल हो गई, इसमें जो हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल 0 से 4 और 5 से 9, ठीक, और 10 से 14। तो आप समझे यहाँ पे क्या हुआ, एक ज़्यादा हो रहा है, 0 से 4 और 5 से 9। तो इसकी आई कैसे निकालेंगे हम लोग, L2 माइनस L1 प्लस 1 करेंगे। मतलब हम रखें यहाँ पे 9 माइनस 5 प्लस 1, तो कितना है 4 प्लस का 1 इजकल टू 5। तो इस तरीके से इनका अंतर देख लेते हैं। तो ये होती है इंक्लूसिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक, समझ गए। देखो 4 से 7, 8 से 11, 15 और क्लास इंटरवल। अगला आता है संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आगे बताएंगे आपको कैसे निकलती है। अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे अधिक उपयोगी विधि है। क्या बोला हमने, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयोगी और व्यापक विधि है। समस्त प्रेक्षणों के मानों को, या समस्त मान जो दिए होते हैं उनके प्रेक्षणों के मानों के योग को और प्रेक्षणों की संख्या से भाग करने की को जो मान प्राप्त समांतर माध्य कहते हैं। जैसे सम ऑफ द ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे समझो कोई हमारे पास रो डाटा दिया, मतलब x1 x1 x2 x3 दिया है, तो इसमें सब पदों को जोड़ देंगे। समझो आप एग्जाम्पल के जरिए से समझो। सपोज डेट हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, 8। तो इसका अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करें, इनको सबको पहले जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8। संख्या कितनी है, 4 4। तो 8 6 14 और 4 18, तो 20। तो 20/4 भाग करेंगे 5। अब जितनी संख्या होती है उसी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर माध्य कहते हैं। फिर एक शॉर्टकट मेथड, इसी को कहते हैं हम लोग हिंदी में लघु विधि भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लघु विधि भी बोलते हैं या कल्पित विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्पित विधि बोलते हैं, ठीक। इसको लघु विधि या कल्पित विधि बोलते हैं, ठीक। एज्यूम वैल्यू वगैरह के। अब आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सिग्मा fx अपॉन a प्लस सिग्मा fd और शॉर्टकट मेथड। एज्यूम वैल्यू सम ऑफ द ऑल आइटम्स। अब पहला क्वेश्चन आता है, निम्न की सारणी से समांतर माध्य की गणना करिए। तो देखो आपको x दिया, f दिया, तो सबसे फर्स्ट मेथड x और f की हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दी x और f की। तो 4 एकम 4, 5 छक्का 30, 15 छक्का 90 और 12 सती 84, 8 छक्का 48। इनको तीनों को हमने सम कर लिया, आ गया 256। इनको तीनों को सम कर लिया, आ गया 40। तो हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n। तो सिग्मा fx हमारे पास कितना आ गया, 256। इसकी 40 भाग कर दिया तो हमारे पास आ गया 6.4। इधर राइट आंसर। तो सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने इसको एज्यूम वैल्यू मान ली। तो इसको क्या कर लिया हमने, इसमें हमने क्या कर लिया, एज्यूम वैल्यू। सॉरी, अब देखना, इसमें 6 को एज्यूम मान लिया। तो 6 में से 4 में से 6 जाएगा -2, 5 में से 6 जाएंगे -1, 6 में से 6 जाएंगे 0, और 7 में से 6 जाएंगे 1, 8 में से 6 जाएंगे 2। फिर इसकी और इसकी आपस में क्या कर दी हमने, गुणा कर दी। तो क्या आ गया, 2 एकम 2, 6 एकम 6 और 12 एकम 12, 6 दूनी 12। तो 6 2 8 और 8 12 12 24, 24 में से 8 का कितने बचे, 16। तो ये होगा सिग्मा fd की वैल्यू आ गई। तो फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा, a माना था हमने 6, तो 16/40 भाग कर दिया 6.40। तो दोनों मेथड से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही आया। आगे चलते हम लोग कंटिन्यूस में। हम लोग डायरेक्ट सिग्मा fx प्लस a प्लस सिग्मा fd, ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है। ये शॉर्टकट मेथड का होता है। ये स्टेप डिवीजन का होता है। किसका, स्टेप डिवीजन का मेथड होता है। ये तीनों के अलग अलग फार्मूले हैं, तो किसी से भी आना। अब पहला क्वेश्चन आया हमारा,
तो जब भी किसी क्वेश्चन में हमें कह रहा समांतर माध्य की गणना करें, अब इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं कि किस मेथड से गणना करें, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को गणना कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए इस क्वेश्चन में किसको किया रखे, शॉर्टकट मतलब स्टेप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमारे पास क्लास इंटरवल एफ दिया था, इसका आधा करेंगे 5, 15, 25 मतलब 30 और 20 50, 50 का आधा 25 और 40 45। अब हमने क्या किया एक्चुअल में, तो हमने लिखा डी डैश एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास में 5 माइनस, और उसके बाद ए हमने मान लिया सपोर्टेड इसमें 25 मान लिया, 5 में से 25 का कितने बचे माइनस, और आई कितना इसका अंतर कितना चला 10, तो बचे 10। तो 25 में से कितना हो रहा है, 25 में से हमने 5 किया तो हमने माइनस के 20 को 10 से भाग किया -2, तो यहाँ के 2 आ गया। फिर ऐसे इसमें दो आ गए 1 2, फिर 4 दूनी 8, फिर इसके आपस में क्या कर दिया गुणा कर दिया जाके। ठीक, इनको हमने प्लस को घटा दिया, प्लस के से माइनस के घटा दिया या माइनस से प्लस। तो फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन। तो एफ डी डैश की वैल्यू 15 और इसकी 50 आई 10, 0 से 0 कर दिया, 53 15 25 और 3 28 इज द राइट आंसर। ठीक, अब ये हमारा कौन सा सेकंड मेथड है, मतलब शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या क्या, इसमें भी बहुत सरल है। इसका मध्यमान निकाल लिया है, मध्यमान में हमने ए को क्या मान लिया, कोई एज्यूम वैल्यू मान ली। ए को हमने एज्यूम वैल्यू 25 में से 25 का माइनस के 20, 15 में से 25 का माइनस के 10, 25 में से 25 का 0। तो देखो फिर इसके आपस में क्या कर दी हमने, डी और एफ की आपस में गुणा कर दी, 20 दूनी 40, 10 अट्ठे 80, 0 10 130 और 140 हो गया। तो फिर हमने क्या किया, इन तीनों को सम कर दिया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन आगे रखे। ठीक, इसी तरीके से इसको भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 28 हमें समांतर माध्य दिया है, कह रहा है कि एफ 28 हमें समांतर माध्य दिया है और निकालना क्या, एफ का मान निकालना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से पहले इसका मध्यमान निकालेंगे, 10 का आधा 5, इसका 15 25 35, फिर इसके आपस में उड़ा दे, 5 दूनी 10, 15 अट्ठी 120, 25 20 की 500, और उसके बाद 5 की 35 में कहेंगे तो 35 ही ऑफर आएगा हमारा पास, और 7 की 45 में 45। अब इसको अलग लिखेंगे जोड़ के, इनको सबको जोड़ लिया 945 आ गया, 35 का 35 लिख दिया, इसको जोड़ लिया, एफ को अलग लिख दिया रखे। तो हमारे पास समांतरवाद का फार्मूला हो गया 28 सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 945 प्लस 35 एफ आ गया। तो हमने क्या किया, 27 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 28 की 37 में की तो 1036 आ गया, 28 की एफ में की तो 28 आ गया। ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया, ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया। तो 1036 में से 945 के आ गया हमारे पास 91, और 28 में से 35 7। अब इसको भाग कर दिया तो कितना आ गया 13, भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 13, तो 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91 इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी तरीके से इसको भी क्वेश्चन को कर लेना। अब आता हम लोग कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन किसे कहते हैं, कंबाइंड मीन में होता रखें एक क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। और एक क्लास में हम कह दें कि 40 लड़के हैं, 40 छात्र हैं, उसमें से 10 लड़कियां 10 लड़के हैं, और उनका माध्य तो कितने वजन की हैं, मतलब लड़कियों का वजन तो 40 किलोग्राम है, लड़कों का 50 किलोग्राम, तो टोटल बता दो, टोटल को कहते हैं कंबाइंड मीन कहते हैं। ठीक, तो मीन ऑफ द वेट ऑफ द मतलब एक कितना है, 60 लड़कों का वजन हमारे पास 70 किलोग्राम है, इसमें बोला 60 बॉयज़ का वजन 70 किलोग्राम है, और 40 लड़कियों का वजन हमें 50 किलोग्राम है, तो टोटल वेट पूछ रहा है। तो फार्मूला हो गया हमारे पास में, रख दो लड़कों की संख्या 60 70 हो गया, रखे क्रॉस 7 6 42 और 4 5 20 और 100 से भाग कर 62 किलोग्राम आ गया। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये घुमाने वाले सब क्वेश्चन हैं, तो आप इस तरीके से सबको कर सकते, लड़के और लड़कियों की संख्या। ठीक, इनमें कोई दिक्कत नहीं आए। अगला क्वेश्चन यदि प्रत्येक पद में 5 मान जोड़ा रहा है, तो 5 जोड़ने में 5 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक, तो हमारे पास कोई समीकरण 1 से 65 आगे रखें।
फिर अगले क्वेश्चन में है क्या, 5 घटाया गया तो 5 घटा दिया। फिर अगले क्वेश्चन में क्या है,